संजीवनी हॉस्पिटल के बेड पर सुभाष ने करवट बदलकर आंखें मूंद ली। पूरी शाम गैलरी से गुजरते उन अनजान अपरिचित चेहरों के बीच कोई जाना पहचाना सा चेहरा ढूंढने की कोशिश करते करते जब आंखें उदासी के सागर में डूबने उतरने लगती है तो वह इसी प्रकार करवट बदलकर अपनी थकी आंखों पर पलकों का शीतल सुखद आंचल फैला देते हैं। क्यों करता है वह इंतज़ार? किसका करता है इंतज़ार? सो गए चाचा जी? कमरे की बत्ती जलाते हुए मोहन ने कमरे में प्रवेश किया तो जैसे निराशा के अंधकार में भटकते सुभाष के हाथ में ढेर सी उजली आभा आ गई। कौन? अरे मोहन, आओ बैठो। चाचा जी माफ़ कीजिएगा, बिना पूछे अंदर घुस आया हूँ। बैसाखी के सहारे लंगड़ाकर चलते हुए वह उस बेड के पास आकर खड़ा हो गया। चेहरे पर वही जानी पहचानी सी मुस्कान और उसके साथ लिपटा एक मधुर सा भाव। धीरे से करवट बदलकर सुभाष ने अपनी उदास व सूनी आंखें उसके चेहरे पर टिका दी। क्या है इस काले स्याह चेहरे के अंदर जो इन थोड़े से दिनों में ही नितांत अजनबी होते हुए भी उन्हें इतना परिचित, इतना अपना अपना सा लगने लगा है? आप शाम के समय इतने अंधेरे में क्यों लेटे थे चाचा जी? मैं समझा शायद सो गए होंगे। बस यूं ही सोच रहा था, सिस्टर किसी काम से इधर आएगी तो खुद ही बत्ती जला देगी। छोटे छोटे कामों के लिए किसी को दौड़ाना अच्छा नहीं लगता मोहन। दिन रात चक्कर घिन्नी की तरह नाचती, शिष्ट अशिष्ट हर प्रकार के पेशेंट को झेलती, उन छोटी छोटी उम्र की लड़कियों के प्रति उनके मन में इन 14-15 दिनों में ही ना जाने कैसी दया और ममता के भाव उमड़ आए थे। और सच पूछो तो मोहन, कभी कभी मन के अंदर का अंधेरा इतना गहन हो उठता है कि बाहर का यह अंधकार उसे छू भी नहीं पाता। लगता है जैसे अवसाद में डूबा उनका स्वर कहीं गहरे और गहरे डूबता जा रहा था। आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं चाचा जी, अपने दिमाग में ये सब नहीं घुसती। ये बताइए आज तबीयत कैसी है आपकी? कुछ खाने को मिला या वही दूध और सूप पी रहे हैं? उदास वातावरण को मोहन ने अपने ठहाके से गायब कर दिया। सुभाष का चेहरा खिल गया। हाँ मोहन, आज तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है। रात को नींद भी अच्छी आई और जानते हो, आज से डॉक्टर ने दूध के साथ ब्रेड खाने की अनुमति दे दी है। पिछले 14 दिनों से केवल दूध और बिना नमक मिर्च के सूप पर पड़े सुभाष के चेहरे पर मक्खन लगे 2 ब्रेड स्लाइस खाने की तृप्ति और संतुष्टि बिखर आई थी। सच कहता हूँ मोहन, दूध पीते पीते इस कदर उब गया हूँ कि दूध का गिलास देखते ही उसे लाने वाले के सिर पर दे मारने को मन करता है। बस बस, बहुत अच्छे। अब आप 2-4 दिनों में ज़रूर घर चले जाएंगे, देख लीजिएगा। उसका चेहरा प्रसन्नता के अतिरेक से चमक रहा था। वो धीरे धीरे सुभाष का हाथ सहला रहा था। घर? सुबह डॉक्टर विवेक ने भी तो यही कहा था। आपकी हालत में ऐसे ही सुधार होता रहा तो इस हफ्ते आपको ज़रूर यहाँ से डिस्चार्ज मिल जाएगा। सिरहाने रखा चार्ट देखकर वे अपने नियमित राउंड पर चले गए थे। तो क्या वे सचमुच फिर से घर जा सकेंगे? किसका घर? कौन सा घर? क्या उनका कोई घर है? एक काम कर दोगे मोहन, जरा यह कंबल पाँव पर डाल दो, कुछ ठंड सी महसूस हो रही है। कंबल सुभाष के पैर पर डालकर मोहन ने टेबल पर पड़ा न्यूज़पेपर उठा लिया और कुर्सी घसीटकर उस पर पसर गया। एक एक समाचार जो सुभाष सुबह से ना जाने कितनी बार पढ़ चुके थे, अपनी टिप्पणियों सहित मोहन उसे सुनाए जा रहा था और सुभाष उसके चेहरे पर नज़र टिकाए एकटक उसे घूर रहे थे। आखिर किस मिट्टी का बना हुआ है यह आदमी? अबोध मासूम बच्चे, अनपढ़ भोली पत्नी, सामने मुंह बाएं अंधकारमय भविष्य, और ये है कि चेहरे पर एक भी निराशा की सिकन तक नहीं पड़ने देता। मोहन एक कपड़े के कारखाने में काम करता था। वह लोकल ट्रेन से आवाजाही करता था। रेलवे की स्थिति तो जानते ही हैं, आजीवन कुछ न कुछ दुर्घटना होती रहती है और दशकों पुरानी तकनीक के बल पर विकसित देशों की बराबरी करने के ढोल पीटे जा रहे हैं। मोहन एक ट्रेन हादसे में अपनी एक टांग गवा बैठा। पिछले 2.5 महीनों से हॉस्पिटल में पड़ा है। अब चलने फिरने की इजाज़त मिली है तो बैसाखी के सहारे सारे हॉस्पिटल में चक्कर लगाता फिरता है। अपनी जीवन गाथा दोहराकर हर एक को जीने के लिए
प्रेरित किया करता है। टांग चली गई, नौकरी की उम्मीद टूट गई, पर माथे पर चिंता की लकीरें तक नहीं आने देता। कहता है कारखाने में नौकरी नहीं रहेगी तो ना सही, मुआवजा तो देंगे। चाचा जी 14 साल हो गए हैं इस कारखाने में खटते खटते। मुआवजे के रुपए से कोई छोटा मोटा काम धंधा शुरू करूंगा। उसकी छोटी छोटी आंखों में आत्मविश्वास छलक आता है। समय ने साथ दिया तो कौन जाने इस पराई चाकरी की अपेक्षा अधिक सुख चैन का जीवन कटे। कौन जाता है समय कब क्या दिखा दे। और उसकी ये बातें सुनकर सुभाष उसे देखते रह जाते हैं। कितना खुश, कितना मस्त, चिंता और दुख के सागर में डूबकर भी उम्मीद की किरणें ढूंढ निकालता है। नित्य कुछ देर उनके पास आकर हंस बोलकर उन्हें जीवन के प्रति विश्वास दिला जाता है, वरना 24 घंटे हॉस्पिटल की इन सूनी सफ़ेद दीवारों में घिरे घिरे उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है जैसे वे इस संसार से कट गए हों। किसी को उनकी ज़रूरत नहीं, दुनिया में उनका कोई अपना नहीं। अच्छा चाचा जी, अब आप आराम कीजिए। बैसाखी उठाकर मोहन कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। अब जरा जनरल वार्ड की तरफ जाऊंगा। नमस्ते चाचा जी। सुभाष उसे बैसाखी के सहारे जाते देखते रहे। अब किसी और अकेले पड़े रोगी के पास कुछ क्षण हंस बोलकर उसमें जीवन के प्रति विश्वास घोलने का यत्न करेगा, फिर किसी और यही उसकी दिनचर्या है। अपना भी वक्त कट जाता है, दूसरों का भी। पहले वे स्वयं भी तो बिल्कुल ऐसे ही थे, मस्त, बेफिक्र, भविष्य के प्रति पूर्णतः आश्वस्त। सपने में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी कभी इतनी कड़वाहट से भरी, बोझिल हो जाएगी। जीवन को बांधने वाली प्यार की एक एक डोर छिन्न भिन्न होकर बिखर जाएगी। काश उन्हें भी मोहन की तरह कोई भोली भाली सी, सीधी साधी, सरल पत्नी मिली होती, जिसके होठों की खिलखिली मुस्कान उनकी दिन भर की थकान धो पोंछ कर साफ कर डालती, जिसके हाथों की गरम गरम रोटियों में प्यार और स्नेह घुला होता, जो उनके बच्चों को प्यार से ज़िंदगी के संघर्षों से जूझना सिखाती, जिसके प्रेम और विश्वास में डूबकर वे पूरी दुनिया को भुला देते। वे सोचने लगे, ओह ये उन्हें क्या हो गया है, क्या सोचे जा रहे हैं। निरर्थक, अस्तित्वहीन, बेकार जिन विचारों को ठेलकर दूर भगाना चाहते हैं, वे ही उन्हें चारों ओर से दबोचे चले जाते हैं। आंखों पर हाथ रखकर उन्होंने आंखें मूंद ली। कहाँ गया जीवन का वह उत्साह, वह माधुर्य। उन्होंने कितने सपने देखे थे, लेकिन सपने भी कभी सच होते हैं कहीं? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? और इसके साथ ही दरवाजे पर लटका सफ़ेद पर्दा सरकाते हुए रेखा ने हॉस्पिटल के उस स्पेशल वार्ड में प्रवेश किया तो जैसे अतीत की सूनी उदास रास्ते में भटकते सुभाष के पांव एकाएक ठिठक गए। विचारों की कड़ियां झनझनाती हुई बिखर गई। तुम आज इधर का कैसे रास्ता भूल गई? कमरे में बिखरी दवाइयों की गंध से नाक सिकोड़ती रेखा ने कुर्सी पर पसरकर कंधे से लटका हैंडबैग टेबल पर पटक दिया। बस कुछ ना पूछो, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर आई हूँ। परफ्यूम की भीनी भीनी सुगंध कहीं अंदर तक सुभाष को सुलगाती चली गई। कभी कितना प्यार था उन्हें इस खुशबू से। कुछ विदेशी महिलाएं आई हुई हैं आजकल एशिया का टूर करने, बस उन्हीं के साथ व्यस्त रही इतने दिन, पता ही नहीं चला कि 10-12 दिन कैसे बीत गए। एक उड़ती उड़ती सी नज़र पूरे कमरे में डाल उसने सुभाष के दुर्बल कुमलाए चेहरे पर आंखें टिका दी। बस अभी अभी उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़कर आ रही हूँ, इधर से जा रही थी, सोचा 5 मिनट आपसे मिलती चलूँ। कल फिर एक सेमिनार के सिलसिले में बाहर जाना है। 4 दिनों के लिए डॉली और विशाल भी आज आने वाले थे। तुम्हारी बीमारी के बारे में बता दिया था, शायद घर पहुंच भी गए होंगे। वह अपनी रौ में बोले जा रही थी और सुभाष पत्नी के चेहरे पर नज़रें गड़ाए विचारों में उलझे हुए थे। तो आज भी मेम साहब मुझ पर एहसान लादने चली आई हैं, और वह भी इस रूप में। क्या इस स्त्री को तनिक भी लाज शर्म नहीं है? जीवन की इस संध्या बेला में यह चटक चमकीले कपड़े, झूरी पड़े बुढ़ाते चेहरे को छिपाने के यत्न में पाउडर और लिपस्टिक की महकती गमकती परतें,
आंखों के आर पार खिंचा काजल और सफ़ेद बालों को छिपाने की कोशिश में नकली बालों का ऊंचा फैशनेबल जूड़ा देखकर वितृष्णा से उनके मुंह में ढेर सी कड़वाहट घुल गई। रेखा से पति की बेरुखी छिपी ना रह सकी। तुम आज भी नाराज़ हो ना, पर क्या कर सकती हूँ, समय ही नहीं मिलता आने का। मैं तो तुमसे कोई सफाई नहीं मांग रहा हूँ। तो क्या मैं समझती नहीं हूँ तुम्हें? जब देखो मुंह फुलाए पड़े रहते हो। पर सच कहती हूँ कि एक बार उन विदेशी महिलाओं को देखते तो समझते किस कदर भारत पर फिदा हो गई हैं। कहती हैं कि यहाँ की स्त्रियों के संसार में कहीं भी समता नहीं हो सकती। कितनी शांत, कितनी सरल और ममतामयी होती है। घर, पति और बच्चों में अनुरक्त असली पारिवारिक जीवन अगर कहीं है तो केवल भारत में। एक हमारा देश है जहाँ औरतों को ना घर की चिंता होती है, ना बच्चों की, और पति नाम का जीव, उसे तो जब चाहो पुराने जूते की तरह पैर से निकालो और तलाक दे दो। वह हंसी। हमारे महिला क्लब को देखकर भी वे बेहद प्रभावित हुईं। सुभाष पत्नी के गर्व से दमकते चेहरे को आश्चर्यचकित सा देखते रह गए। पति, घर, बच्चे, सुखी पारिवारिक जीवन, ममतामयी औरतें, ये सब क्या बोल रही है रेखा? क्या वह इस सब का अर्थ भी समझती है? यदि हाँ, तो फिर वह सब क्या था? जीवन भर पति को पराजित करने की दुर्दमनी महत्वाकांक्षा, जिसके वशीभूत उसने एक अत्यंत कोमल, अत्यंत भावुक दिल को छलनी कर दिया, उनका सब कुछ बर्बाद कर डाला। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कहो, किसी के हाथ भिजवा दूंगी। मेरा मतलब है कुछ फल वगैरह, या कोई किताब, या कोई मैगज़ीन। सुनी सुनी आंखें कुछ पल पत्नी के चेहरे पर जैसे कुछ खोजती रही। ज़रूरत, डॉक्टर को बुला दो, बस। ठंडा उदास स्वर रेखा को कहीं गहरे तक सहमाता चला गया। कहिए, कोई खास बात? सुभाष ने डॉक्टर अविनाश की आवाज़ सुनकर आंखों पर से हाथ हटाया। जी हाँ डॉक्टर साहब, इन्हें यहाँ से बाहर कर दीजिए। डॉक्टर अविनाश एकाएक हैरान रह गए। सुभाष का कांपता स्वर, उनकी आंखों में छलकता करुण आग्रह। आखिर ये सब क्या है? कैसी अनोखी विडंबना है? पति पत्नी के जन्म जन्म से चले आ रहे तथाकथित अटूट संबंधों का आखिर ये कौन सा रूप है? मृत्यु शैया पर पड़ा व्यक्ति सबसे अधिक कामना अपने सबसे प्रिय, सबसे मधुर संबंधियों के साथ की करता है, और ये व्यक्ति है कि एक असहाय सी नज़रें उन्होंने रेखा पर डाली। लेकिन डॉक्टर, मैंने तो इनसे कोई ऐसी वैसी बात नहीं की। मेरा मतलब है, रेखा का चेहरा अपमान से लाल पड़ गया था। मैं समझता हूँ रेखा मैडम, लेकिन आप जब भी यहाँ आती हैं इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और इनके ब्लड प्रेशर बढ़ने का मतलब आप समझती हैं ना कितना खतरनाक हो सकता है। आज सारी रात ये सो नहीं पाएंगे। कई दिनों के बाद कल रात इन्हें नींद की गोलियों के बगैर नींद आई थी, मगर आज फिर पुरानी हालत हो जाएगी। आप समझने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर के नम्रता और शालीनता में डूबे शब्द सुनकर रेखा का खून खौल गया। हाँ हाँ, मैं खूब समझती हूँ। कितनी मुश्किल से समय निकालकर इन्हें देखने आती हूँ, और ये है कि ठीक है, अब नहीं आऊँगी। झटके से पलककर वह तेज कदम रखती हुई स्पेशल वार्ड के बाहर निकल गई। पत्नी को देखकर आपको इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए मिस्टर सुभाष। आप समझदार हैं, ज़रा संयम रखिए। डॉक्टर अविनाश सुभाष को अपनी सहानुभूति से भीगी नज़रें से सहला रहे थे। बहुत कंट्रोल किया है अपने आप पर डॉक्टर, बहुत बर्दाश्त किया है इस कलेजे पर पत्थर रखकर, इस उम्मीद में कि शायद यह किसी दिन सुधर जाएगी, पर अब नहीं बर्दाश्त होता। और इस औरत को देखते ही मेरे दिमाग की नसें फटने लगती हैं। समझ में नहीं आता क्या कर डालूं। उसका गला दबा दूं या अपना? सुभाष बेहद चिढ़ उठे थे। आप नहीं जानते डॉक्टर, मेरी इस हालत के लिए पूरी तरह यह औरत जिम्मेदार है। इसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा सब कुछ। मैं इसे कभी क्षमा नहीं कर सकता। डॉक्टर, थोड़ा सा ग्लूकोज दीजिए प्लीज़। बड़ी तकलीफ हो रही है सीने में, लगता है दिल डूबा जा रहा है जैसे। ग्लूकोज पिलाकर नर्स को नींद का इंजेक्शन लगाने की हिदायत देकर डॉक्टर अविनाश चले गए।
लेकिन नींद का इंजेक्शन और डॉक्टर के सांत्वना में डूबे शब्द सब मिलकर भी सुभाष के दिमाग की फटती नसों को शांति के सागर में ना डुबो सके। रेखा ने कुछ पलों के लिए आकर उनकी आर्द्र स्मृतियों के दर्द को फिर से कुरेद कर रख दिया था। मुश्किल से दबाई चिंगारियां जरा सी हवा पाकर फिर से सुलग उठी थी। उनकी तब नई नई नौकरी लगी थी। नया शहर, नए दोस्त, नया काम, सब कुछ नया नया। एक दिन घूम फिर कर लौटे थे तो पिताजी का पत्र मिला। लड़की देखी है, सुंदर है, बीकॉम कर रही है, घर परिवार अच्छा है, चाहो तो तुम भी आकर देख जाओ। उन्होंने सीधा साधा सा उत्तर लिख दिया था। आप सबने देख लिया है, पसंद कर लिया है, फिर मैं क्या देखूंगा। पढ़ी लिखी लड़की है, जैसी भी है अच्छी ही होगी, मुझे मंजूर है। रेखा की परीक्षा तक उन्हें रुकना पड़ा था। वे कुछ महीने उन्होंने कैसे काटे थे। मन हर समय उमंग की सतरंगी किरणों से घिरा घिरा सा रहता। शादी के नाम से कलियां सी चटकने लगती। आंखों में खुमार सा उतर आया। वे क्या जानते थे कि यह विवाह उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख बनकर उनके जीवन की दिशा ही मोड़ देगा, उनका सब कुछ बर्बाद कर डालेगा। फिर एक दिन रेखा ने उनके साथ उनके घर में कदम रखा था। जीवन भर साथ देने की अनेक प्रतिज्ञाएं करके, दुख सुख में कदम से कदम मिलाकर, जीवन में आए संघर्षों से सामना करने के वादे लेकर। लेकिन उसके सारे वादे, सारी प्रतिज्ञाएं साल भर के अंदर ही अंदर धूल चाटने लगी थी। उन्होंने समझ लिया था कि उनका और रेखा का निभाह होना असंभव था। रेखा की बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं थी, ऊंचे ऊंचे सपने थे जो उनके छोटे से घर की दीवारों से टकराकर चूर चूर हो गए थे। उनका छोटा सा घर, छोटा सा पद, छोटी छोटी इच्छाएं और ज़रूरतें, कोई भी चीज़ रेखा को पसंद नहीं आई थी। दिन दिन भर पड़ोसनों के साथ फिल्में देखना और मॉल्स के चक्कर लगाना, अथवा किसी के घर में किटी पार्टियों के साथ नए नए फैशन की साड़ियों व गहनों की गपशप करना, यही थी उसकी कुछ चिर संचित अभिलाषाएं, जो माता पिता के कठोर नियंत्रण से स्वतंत्र होकर अब खुले आकाश में पंख पसार कर उड़ना चाहती थी। दिन भर के थके हारे सुभाष घर लौटकर आते तो दरवाजे पर झूलते ताले को देख उनका तन मन सुलग उठता। क्या तुम अपना घूमना फिरना 6 बजे तक नहीं निपटा सकती रेखा? ओहो, कौन सा आसमान टूट पड़ा है जो जरा सी देर इंतजार करना पड़ गया। ताश की बाजी चल रही थी, कैसे बीच से उठकर आ जाती। बोलो। उसकी बोली सुभाष को आर पार चीरती चली जाती। खुद तो दिन भर दोस्तों के साथ मटर गश्ती करते फिरते हैं, मैं कहीं जाऊं तो सवाल जवाब करने लगते हैं। नहीं रेखा, मुझे गलत मत समझो, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी आज़ादी है। कहीं जाओ, कहीं घूमो, बस मेरे आने तक घर लौट आया करो। तुम्हारी खिली खिली सी मुस्कान मेरे दिन भर की थकान हर लेती है। सुभाष पत्नी की जबान का जहर कंठ में उतार वाणी में मिठास सी घोल देते। उफ, इच्छाएं तो देखो, मीठी मीठी मुस्कान चाहिए इन्हें। करते हैं कलर की और सपने देखते हैं महलों के। ऐसी ही पलक पावड़े बिछाने वाली का शौक था तो ले आए होते कोई देहातन, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की। रेखा का कटु स्वर सुभाष के कानों में लावा सा पिघलाता उतर जाता। अंदर ही अंदर तिल तिल मिलाकर वे जबान पर नियंत्रण कर लेते। जितना बोलेंगे बात बढ़ेगी, अड़ोसी पड़ोसी तमाशा देखेंगे, अभी नई नई शादी हुई है। और अभी से चुपचाप कपड़े बदलकर वे बिस्तर पर पड़ जाते। वे सोचते, क्या विवाह का यही अर्थ है? दिन भर के बाद घर आओ तो पत्नी गायब, फिर ऊपर से जली कटी सुनो। क्या शिक्षा का यही अर्थ है कि पति को हर समय नीचा दिखाया जाए? कैसे खींचेगी जीवन की यह गाड़ी, जहाँ कदम कदम पर आलोचना और अपमान की बड़ी बड़ी शिलाएं हैं। कहाँ तक ठेल सकेंगे अकेले इस गाड़ी को, जहाँ दूसरा पहिया साथ देने से ही इनकार कर दे। क्या इन कठोर शिला खंडों से टकराकर एक दिन सब कुछ अस्त व्यस्त नहीं हो जाएगा? जीवन को हतोत्साहित करने वाले इन निराशावादी विचारों को ढकेलते हुए मन में आशा की किरण भी झिलमिला जाती कि अभी रेखा ने जीवन में देखा ही क्या है। सिर्फ माता पिता का स्नेह, बहन भाइयों का प्यार दुलार। गृहस्थी की जिम्मेदारियां बढ़ेगी तो स्वयं रास्ते पर आ जाएगी। अभी नादान है, 20-22 की भी कोई आयु होती है। लेकिन रेखा ने तो जैसे पति की हर झिलमिलाती आशा को पांव तले रौंद कर चूर चूर कर देने का फैसला कर लिया था।
2-2 वर्षों के अंतराल से प्रेम, अमित और डॉली आते गए। उनके साथ आई उनकी नन्ही-नन्ही समस्याएँ, उनके नाजुक कोमल बंधन, उनके नन्हे-नन्हे सुख-दुख। लेकिन रेखा को उनके वे भोले-भाले चेहरे, उनकी मीठी तुतली वाणी, उनके स्नेहसिक्त कोमल बंधन भी बांध कर न रह सके। नौकरों के सहारे बच्चे छोड़कर वह अपने महिला क्लब की गतिविधियों में दिन ब दिन उलझती चली गई। वक्त बेवक्त आंधी की तरह घर में आती और तूफान की तरह निकल जाती। हर दिन एक नया कार्यक्रम, जहाँ पति और बच्चों का कोई अस्तित्व नहीं था, कोई ज़रूरत भी नहीं थी। शायद रेखा गृहस्थी के संकुचित दायरे में बंधकर जीने के लिए बनी ही नहीं थी। उसका अपना अस्तित्व था, अपना रास्ता था, जहाँ मान था, आदर था, यश और प्रशंसा की फूल मालाएं थीं, जहाँ से उसे वापस लौटा लाने का हर प्रयत्न सुभाष को पहले से और अधिक तोड़ता चला गया था। जब जब वे उसे घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहने की सलाह देते, तो वह क्रुद्ध शेरनी सी दहाड़ उठती। तुम चाहते क्या हो? क्या मैं दिन भर अनपढ़ गंवार औरतों की तरह बच्चे और चूल्हे चौके में सिर खपाया करूं? क्या माँ बाप ने मुझे इसलिए कॉलेज में पढ़ाया था? नहीं तो क्या इसलिए पढ़ाया था कि अपनी जिम्मेदारियां नौकरों और पड़ोसियों पर छोड़कर तुम दिन दिन भर सड़कों की धूल फाकती फिरो? जानती हो, तुम्हारा यह घूमना फिरना, ये सोशल लाइफ इन नन्हे नन्हे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है, इन्हें असभ्य और अनाथ बना रहा है। अनाथ आश्रम में जाकर तुम उन बिन माँ बाप के बच्चों को सभ्य और सुशिक्षित बनाने की शिक्षा दिया करती हो, पर ये क्यों नहीं सोचती कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे इन बच्चों का क्या होगा? जानती हो रेखा, भूख लगने पर इन्हें क्या मिलता है? नौकरों की झिड़कियां, थप्पड़। बीमारी में तुम्हारे स्नेह भरे संरक्षण की जगह मिलती है उपेक्षा, अवहेलना, तिरस्कार। सच रेखा, क्या तुम्हें इन मासूमों पर थोड़ी भी दया नहीं आती? किंतु रेखा पर सुभाष के इन तमाम बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। पत्नी से उपेक्षित सुभाष देर देर तक ऑफिस में बैठे कंप्यूटर में दिमाग खपाया करते, पर वहां का वातावरण भी धीरे धीरे असहनीय होने लगा। आते जाते फफ्तियां कसी जाती। अरे भाई, इस बार तरक्की मिलेगी तो मिस्टर सुभाष को। पत्नी शहर की प्रसिद्ध समाज सेविका, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, अच्छे अच्छे आदमियों का पटरा बैठ जाएगा, देख लेना। वे गुस्से से भनभना उठते, दिल दिमाग सब सुन्न हो जाते। किस मुंह से उनके आरोपों का खंडन करते, जबकि वे स्वयं जानते थे कि रेखा के चरित्र को लेकर शहर भर में जो चर्चाएं होती थी, वे नितांत कहीं सुनी बातें नहीं थी। अक्सर आधी आधी रात को अनजान अपरिचित लोगों की गाड़ियां रेखा को छोड़ने आती थी। एक से एक खूबसूरत और बढ़िया ड्रेसेस उसके शरीर की शोभा बढ़ाती, जिन्हें वह लोगों के दिए गिफ्ट बताती। क्यों आते थे वे लोग? क्यों देते थे वे सब कीमती गिफ्ट? किस मुंह से लोगों के कटाक्ष और तानों को काटने का साहस करते? रेखा को वो समझाने का प्रयत्न करते तो पत्थर की तरह झनझनाता स्वर कानों से टकराता। दुनिया के पास काम ही क्या है सिवाय बकने के? लोगों की बकवास से डरकर मैं अपना मानव सेवा का काम नहीं छोड़ सकती। तुम जिसे मानव सेवा कहती हो रेखा, वो तुम्हारी नाम और प्रशंसा की भूख है। जिनके पास करने को कुछ नहीं होता, उन धनी लोगों के ये चोचले हैं। हमारी तुम्हारी असली मानव सेवा है अपने प्रेम, अमित और डॉली को पढ़ा लिखा कर इंसान बनाना, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना, उन्हें सभ्य और सुसंस्कृत नागरिक बनाना। पहले इंसान को अपना घर संवारना चाहिए, ये नहीं कि अपने घर में आग लगाकर दूसरों के घर में रोशनी फैलाए। उफ, किस कदर संकीर्ण विचार है तुम्हारे। अपना घर, अपने बच्चे, अपना यह, अपना वह। तुम्हें तो 16वीं सदी में पैदा होना चाहिए था, जब औरतों को 7 कोठरियों में बंद करके रखा जाता था। मुझे तो शर्म आती है किसी को ये बताते हुए कि मैं तुम जैसे मेंढक की पत्नी हूँ। कुएं का मेंढक, संकीर्ण विचार, मानव सेवा, जैसे वे बहरे होते जा रहे थे। उनकी इच्छाएं, आकांक्षाएं, स्वाभिमान सब राख के ढेर में बदलते जा रहे थे। घर, बाहर, ऑफिस, कहीं एक पल के लिए चैन नहीं, शांति नहीं। कोई एक प्याला चाय के लिए पूछने वाला नहीं। तन मन से थके टूटे सुभाष होटलों के चक्कर लगाने लगे। एक प्याला गर्म चाय और शांति से बैठकर 2 रोटी खाने की छोटी छोटी अपूर्ण इच्छाओं को दर्द शराब में डुबेने लगा। तुम होटल में बैठकर गंदी शराब मुंह से लगाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? पत्नी का अंगारा सा दहकता चेहरा सुभाष शांतिपूर्वक देखते रहे थे।
जब तुम्हें आधी आधी रात तक पराए मर्दों के साथ घूमने में शर्म नहीं आती तो मुझे ही लाल परी के साथ कुछ क्षण बिताने में क्यों शर्म आए। जिसका घर नहीं, द्वार नहीं, पत्नी नहीं, उसका यह सबसे अच्छा साथी है। तुम अपने रास्ते चलो, मैंने भी अपना रास्ता चुन लिया है। अब कोई किसी की राह का रोड़ा नहीं बनेगा। जब तुम मुझसे बंध कर न रह सकी तो मैं ही तुमसे बंधने को क्यों विवश हूँ। उनके चेहरे पर खेलती व्यंग्यात्मक मुस्कान रेखा को अंदर तक सुलगा गई थी। पांव पटकती हुई वह बाहर निकल गई थी। फिर एक दिन सुना था कि वे अपनी 16 वर्षीय अविवाहित बेटी डॉली के होने वाले बच्चे का नाना बनने वाले थे। सुनकर तनिक भी हैरानी नहीं हुई थी। वे जानते थे कि रेखा ने जिस खुली हवा में बच्चों को छोड़ा था वह एक दिन जरूर रंग लाएगी। जब जब उन्होंने डॉली को प्रेम और अमित के आवारा दोस्तों के साथ घूमने फिरने से टोका था वह अनसुना कर गई थी। एक दिन इसी बात को लेकर उन पर बुरी तरह झल्ला उठी थी। पापा, आप अपनी शिक्षा और उपदेश अपने पास ही रखिए। मैं अपना भला बुरा खुद समझ सकती हूँ। आपकी तरह संकीर्ण विचारों वाली बनकर मैं दुनिया में जीना नहीं चाहती। जब मम्मी हम लोगों को कुछ नहीं कहती फिर आप 20-22 दिनों के लिए माँ बेटी दूसरे शहर गई थी। जब वापस आई तो डॉली अपना लुटा कौमार्य फिर से वापस लौटा आई थी, खुली हवा में और अधिक आज़ादी से घूमने के लिए। कितनी सरलता से रेखा ने इतनी बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा लिया था। तुम समझते हो, हमारी डॉली ने जैसे कोई अनहोनी बात कर डाली है। आए दिन मेरे पास ऐसे कितने ही मामले आते रहते हैं। मैं इनसे निपटना भी अच्छी तरह जानती हूँ। बच्चों से गलती हो जाती है, गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। शराब की मात्रा और अधिक बढ़ गई थी। वे जानते थे जिस रास्ते पर वे जा रहे थे वह उन्हें विनाश की ओर ले जा रहा था। मदिरा उन्हें कुछ क्षणों के लिए मानसिक तनाव से छुटकारा दिला सकती थी। उनके थके टूटे तन मन को प्रेम से जोड़ नहीं सकती थी। स्नेह, विश्वास, शांति के भाव ने आज उन्हें फूल की एक एक पंखुड़ी की तरह मसल कुचल कर 52 वर्ष की आयु में ही मौत के कगार पर ला पटका था। डॉक्टर कहते हैं कुछ दिनों में ठीक होकर वे फिर से घर जा सकेंगे, लेकिन वे जानते हैं अब कभी घर नहीं लौट सकेंगे। लौटना भी नहीं चाहते। कौन है वहाँ जिसकी ममता के बंधन उन्हें वापस लौटा लाने के लिए मजबूर करे। हॉस्पिटल से निकलकर रेखा ने तेजी से गाड़ी घर की ओर मोड़ दी। मन में जितना आक्रोश भरा था उसी के अनुपात में गाड़ी का एक्सीलेटर तेज होता गया। इस व्यक्ति ने उसे कभी नहीं समझा, समझने की कोशिश ही नहीं की। ज्यों ज्यों वह यश और कामयाबी के शिखर पर बढ़ती चली गई, यह उनसे कटता चला गया। आज शहर में उसका कितना मान और आदर है। क्या नहीं है उसके पास सरकारी गाड़ी, बंगला, महंगे मोबाइल। वो जिधर से गुजर जाती है लोग उसकी एक झलक देखने के लिए ठिठक कर रुक जाते हैं। शहर में कोई ऐसा आयोजन नहीं जहां उसे सम्मानपूर्वक आमंत्रित न किया जाता हो। मान और यश के इस उच्चतम शिखर पर पहुंचने के लिए उसने कितना त्याग, कितना परिश्रम, कितना कठिन संघर्ष किया है। और ये व्यक्ति है कि घायल शेर की तरह उसे काटने को दौड़ता है। घर आ गया था। गाड़ी गेट से होती हुई बरामदे के सामने जाकर रुक गई। मम्मी, तुम आ गई? दौड़ती हुई डॉली आकर उसके गले से लिपट गई। रेखा ने सिर से पैर तक सजी धजी बेटी को देखा। वो पिता की नाजुक हालत की खबर पाकर आई थी। कब आई? यही कोई 5-5:30 बजे के करीब। अकेली आई हो? क्यों अकेले क्यों आऊँगी? विशाल भी आए हैं साथ। अब कोई पापा का डर थोड़े ही है जो न आते। पापा के न होने की प्रसन्नता उसके चेहरे पर छलकी छलकी पड़ रही थी। रेखा के गले में बाहें झुलाती हुई वह उसे ड्राइंग रूम में घसीट लाई। साल भर के बच्चे को पेट पर लेटाए विशाल सोफे पर पसरा पड़ा था। उठो विशाल, मम्मी आई है। सास को देख विशाल उठकर बैठ गया। मम्मी आइए, कब से हम लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। प्रेम और अमित भी घर से गायब हैं। लगता है क्लब में यार दोस्तों के साथ पत्तों में मशगूल होंगे। हम दोनों बैठे बोर हो रहे थे अकेले। सोफे पर पसर कर रेखा ने बेटी दामाद के चेहरों पर टटोलती सी नजरें डाली। ना कोई दुख, ना उदासी, बस एक तटस्थ सा भाव, जैसे यह भी एक औपचारिकता है। खबर मिली, चले आए बस। मगर दुख और चिंता का भाव आता भी तो क्यों? कभी बच्चों ने पिता को पिता नहीं समझा,
माता पिता की कलम में विजय हमेशा माँ के हाथ रही। पिता हमेशा से एक परित्यक्त जीवन ढोता रहा। ना उसकी इच्छा और रुचि की कोई चिंता करने वाला था, ना उसके दुख में कोई दुखी होने वाला। घर में सबसे बेकार, सबसे फालतू कोई चीज़ यदि थी तो वह था पिता नाम का जीव। फिर उसके प्रति किसी प्रकार की ममता, आदर या स्नेह आता तो कैसे? हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? रेखा ने सोफे की पीठ पर बाल फैलाते हुए डॉली की ओर देखा। हॉस्पिटल? बाप रे, कौन जाता पागल कुत्ते से कटवाने अपने को? डॉली ने हाथ मुंह नचाते हुए टेढ़ा मुंह बनाया। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि पापा हॉस्पिटल में हैं, इसलिए हम लोग आप सबसे मिलने आए हैं। उनके रहते तो इस घर में पाँव रखने में भी डर लगता है। मुझे कैसी खुखार आंखों से घूरते हैं। बाप रे। विशाल ने बेटी को डॉल की गोद में डाल उसे शॉल उड़ाते हुए मन की सच्ची बात उगल दी। डॉली ने पिता की इच्छा के खिलाफ घर से भागकर उससे शादी की थी, क्योंकि सुभाष की नज़रों में वह एक आवारा और गुंडा किस्म का लड़का था। इसी वजह से वह ससुर से नफरत करता था। तुम ठीक कहते हो, आजकल वे सचमुच पागल कुत्ते की तरह काटने दौड़ते हैं। मैंने भी फैसला कर लिया है कि अब हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, शायद जाना भी ना पड़े। जानते हो, डॉक्टर कहते हैं कि वे थोड़े दिन के मेहमान हैं। रेखा ने चाय का घुट निगलते हुए डॉली की ओर देखा। पहला अटैक उन्हें तब हुआ था जब प्रेम कॉलेज से सपना को भगाकर गोवा में बेच आया था। 4 दिनों तक वे घर नहीं आए थे। चौथे दिन पता चला होटल में शराब पीते पीते उन्हें हार्ट अटैक आया। वहीं से उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था। और अब तुम्हारे जाने के बाद उनके इस दूसरे दौरे ने उनके दिल की धज्जियां उड़ा दी है। मैं तो आज तक नहीं समझ पाई इस आदमी को, क्या चाहता है, क्या सोचता है, क्या नहीं है इसके पास। निर्लिप्त से स्वर में बोलते बोलते उसने चाय का खाली कप टेबल पर रख दिया। रात को खा पी कर देर तक ड्राइंग रूम में बैठ सब उधम मचाते रहे। डॉली और विशाल के आगमन की खबर पाकर उनके दोस्त भी मिलने चले आए थे। रेखा को सुबह 8 बजे की फ्लाइट पकड़नी थी, सो 7 बजे का अलार्म लगाकर नौकर को सब आदेश दे वह पलंग में दुबक गई। सुबह घड़ी के अलार्म की जगह मोबाइल की घंटी टनटनाई तो रेखा रजाई फेंक कर पलंग से उठ बैठी। हेलो, उधर से आवाज़ आई। मिस्टर सुभाष अब इस दुनिया में नहीं रहे। ओहो, अच्छा अच्छा। मोबाइल रखकर कुछ क्षण वह जैसे फैसला सा लेती रही। इन्हें भी यही वक्त मिला था खबर देने को। बड़बड़ाती हुई वह बाथरूम में घुस गई। वहाँ से हाथ मुंह धोकर निकली तो नौकर को पुकारा। देखो शानू, मेरी चाय यहीं दे जाओ और ड्राइवर से कहो गाड़ी तैयार करे, जाने का टाइम हो गया है, समझे? और हाँ देखो, प्रेम और अमित को मेरे पास भेज दो जगाकर, कहना बहुत ज़रूरी काम है, समझ गए? जी, कहकर शानू चला गया तो वह ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर जल्दी जल्दी बालों में कंघी करने लगी। जूड़ा बनाकर उसने होठों पर लिपस्टिक फैलाई ही थी कि प्रेम आंखें मलता सामने आकर खड़ा हो गया। क्या बात है मम्मी, सुबह सुबह नींद क्यों बिगाड़ दी हमारी? क्या हमें जगाए बिना आपकी सवारी सेमिनार में नहीं जा सकती थी? रेखा ने लिपस्टिक को फिनिशिंग टच देकर बेटे के चेहरे पर आंखें टिका दी। तुम्हारे पापा नहीं रहे, अभी अभी हॉस्पिटल से फ़ोन आया है। रात को वे बहुत बेचैन रहे और सुबह कोई 5 बजे के करीब डॉक्टरों की पूरी कोशिश के बावजूद उनका हार्ट फेल कर गया। क्या? प्रेम की अधखुली आंखें अब पूरी तरह से खुलकर फैल गई थी। इतनी जल्दी? जल्दी क्या, उन्होंने तो अपनी मृत्यु खुद बुलाई है। खैर, मैंने तो तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं तो जा रही हूँ, रुक नहीं सकती। जबान जो दे चुकी हूँ, तुम लोग अजीत अंकल को फ़ोन कर देना, वे आकर सब संभाल लेंगे, समझे? रोज की तरह माथे पर सुहाग चिन्ह लगाने के आदतन हाथ एक पल के लिए कांपे। क्या अब भी यह सौभाग्य चिन्ह माथे पर अंकित करना चाहिए? सौभाग्य की निशानी? कैसा सौभाग्य की निशानी? क्या इस रूप में उसने कभी इसे माथे पर अंकित किया था? बस अन्य सौंदर्य प्रसाधनों की तरह, जैसे चेहरे पर पाउडर और होठों पर लिपस्टिक लगाती रही, वैसे ही यह भी उसके गोरे उजले माथे पर शोभता रहा। फिर सोचना क्या, हवा में ठिठका उसका हाथ आगे बढ़ा और माथे पर लाल रंग की गोल मोल बिंदी टिक गई। कैसे पति, कैसी पत्नी! जब वे अपना रास्ता नहीं छोड़ सके तो मैं ही क्यों छोड़ दूं?
साड़ी का प्लेट ठीक करती हुई वह ड्रेसिंग टेबल के सामने से उठी और पर्स उठाकर बाहर निकल गई। देखो प्रेम, कोई पूछे तो कह देना, जब समाचार आया तो मैं घर से जा चुकी थी, समझे? पलटकर तेज तेज कदम रखती हुई वह सीढ़ियां उतरकर गाड़ी में बैठ गई। अनिश्चय की स्थिति में सकपका सा प्रेम गाड़ी को गेट से निकलते देखता रहा। क्या मम्मी पापा में कभी कोई रिश्ता था? यदि हाँ, तो फिर कौन सा? तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।